बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और इन हालात में जब धमकियाँ, धौंस, दबाव बढ़ता चला जा रहा है, उसी दौरान में उन्होंने इसराइल के बारे में वाज़े तौर पर कह दिया है और स्टेटमेंट जारी कर दी है पाकिस्तान के हवाले से, अपने हवाले से, उस वक्त में जबकि आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इमरान ख़ान साहब ने वाज़े कर दिया है कि इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते और ये कहकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बाजी किस तरह लगा दी है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये स्टेटमेंट बहुत अहम है मौजूदा हालात में, जबकि मोसाद के सरबरा, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के सरबरा UAE पहुँच चुके हैं, UAE का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं। सऊदी अरब को अमेरिका की तरफ से बड़ी वाज़ेह धमकी, अल्टीमेटम मिल गया है। ऐलान कर दिया है अमेरिका ने भी कि सऊदी अरब के मफाद में यही है, सऊदी अरब की बेहतरी इसी में है कि वो इसराइल से ताल्लुकात कायम कर ले, इसका ऐलान कर दे। अमेरिका ने ये बड़ी धमकी लगा दी है सऊदी अरब को। इस बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। साथ ही 2 साल मुकम्मल हो गए इमरान ख़ान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बने, तो 2 साल पूरे होते ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मुकाबला किसे करार दिया, किसके साथ करार दिया है कि मेरी ये ज़िंदगी का ये मुकाबला है इनके साथ। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि गलती कहाँ हुई, फिर ये भी बात कि मुश्किल तरीन और तकलीफ़ दे तरीन फ़ैसला कौन सा रहा इन 2 साल में, और क्या कहा है उन्होंने कि हालात में कब फ़र्क आएगा, कब बेहतरी आएगी। इस हवाले से क्या उन्होंने खुशखबरी सुनाई है, क्या इतला दी है इमरान ख़ान साहब ने, इस सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो मैंने अर्ज़ किया कि इसराइल के हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त वो स्टेटमेंट थी, बड़ी वाज़ेह थी। लेकिन इसके बाद किस तरह इमरान ख़ान साहब ने ज़िंदगी की बाजी लगाई है, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 ख़बरें जिनसे सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे, अमेरिका ने ये वाज़ेह कर दिया है, वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी है। वाशिंगटन से खबर यह है कि अमेरिका ने सऊदी अरब पर जोर दिया है कि वो इसराइल से अपने ताल्लुकात बहाल करे। ये जोर देकर कहा है अमेरिका की तरफ से। और कह कौन रहा है, ये खबर रसां इदारा है AFP, बड़ा मशहूर इदारा है, वो ये बता रहा है कि अमेरिकी सदर के दामाद और मुशीर जेरेड कुशनर, ये बहुत अहम समझे जाते हैं, बड़ी अहम मुलाकातें करते हैं खारजा सतह पर, ख़ास तौर पर इनकी स्टेटमेंट को बहुत अहम समझा जाता है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं और मुशीर भी हैं, जेरेड कुशनर, उन्होंने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह सऊदी अरब भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे, क्योंकि ये इसके मफाद में होगा, ये इसके मफाद में है। सदर ट्रंप के मुशीर ने कहा कि सऊदी अरब के इस इक़दाम से इनका मुश्तरका दुश्मन, यानी इसराइल और सऊदी अरब का मुश्तरका दुश्मन और अमेरिका का भी दुश्मन ईरान कमज़ोर होगा, लिहाजा ये सऊदी दिफा के लिए बेहतर होगा, जबकि इससे फ़लस्तीनी अवाम को भी मदद मिलेगी। ये भी कमाल कह दिया उन्होंने। अच्छा, जेरेड कुशनर ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी और इक़्तिसादी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इसराइल के साथ ताल्लुकात मशरिक़ वस्ता के ममालिक के मफाद में हैं और कई GCC ममालिक इस सिलसिले में बड़ा ब्रेक थ्रू भी चाहते हैं कि जी वो भी ये करना चाहते हैं, दीगर ममालिक भी, यानी इन लाइन में आ गए हैं। अब इन्होंने ये भी कहा कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह ताल्लुकात कायम करना ईरान के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, इसे तकसीम करेगा, क्योंकि सऊदी अरब और इसराइल का मुश्तरका दुश्मन ईरान है, जिस पर दहशतगर्द ग्रुपों की मदद का इल्ज़ाम है। अमेरिकी सदर के मुशीर का कहना था कि अगर आप इन लोगों का जायज़ा लें जो सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदा नहीं चाहते, तो इन मुखालिफिन की बड़ी तादाद का ताल्लुक ईरान से है, लिहाजा इससे बात साबित होती है कि दोनों ममालिक के दरमियान ये बेहतर होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात कायम करने के लिए अमन मुआहिदा तय पा चुका है और UAE की तरफ से ये सोचा जा रहा है कि अब मज़ीद फ़लस्तीनी इलाके कब्ज़े में नहीं करेगा इसराइल, लेकिन इसराइल ने वाज़ेह कर दिया है कि इससे मुअत्तल किया गया काम वो कभी भी दोबारा मज़ीद इलाके कब्ज़े में ले सकता है। और अब मैं आपको दूसरी खबर बता दूँ, जिसके बाद मैं इमरान ख़ान साहब की स्टेटमेंट पर आऊँगा और दीगर उनकी बातों की तरफ। तो जनाब, इसराइल और मुत्तहिदा अमारात के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के क़याम के लिए होने वाले अमन मुआहिदे के बाद इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह अमारात पहुँच गए हैं और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह ने दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात में अमारात के कौमी सलामती मुशीर से मुलाकात में सिक्योरिटी के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया है। अमाराती मीडिया के मुताबिक मोसाद के सरबराह UC कोहन ने अबू धाबी में अमारात के कौमी सलामती मुशीर शेख
तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में इलाकाई तरक्की और सिक्योरिटी ताउन के मामलों पर बातचीत की, यानी सिक्योरिटी में भी ताउन करेंगे, मोसाद के साथ मिलकर अब ये काम होगा। और पिछले हफ्ते ही आपको पता है मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात के क़याम के हवाले से मुआहदे के बाद इसराइल के किसी सरकारी ओहदेदार का मुत्तहिदा अरब अमारात का ये पहला दौरा है और यूएई और इसराइल के दरमियान बामी ताल्लुकात कायम करने के लिए अमन मुआहदा तय पाया है। और अब इस मुआहदे के तहत इसराइल मज़ीद फ़लस्तीनी इलाके ज़ब्त नहीं करेगा, ये यूएई की अंडरस्टैंडिंग है। दो तरफा ताल्लुकात के लिए दोनों ममालिक मिलकर रोड मैप तैयार करेंगे और मुआहदे के मुताबिक अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल से दीगर मुस्लिम ममालिक से भी ताल्लुकात कायम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये बड़ा अहम है। यूएई इसराइल मिलकर काम करेंगे, अमेरिका भी इसमें शामिल होगा कि बाकी मुस्लिम ममालिक जिसमें सऊदी अरब भी है और पाकिस्तान भी है मुस्लिम ममालिक में, कि उनके ताल्लुकात भी इसराइल से जुड़े जाएं और मोसाद के सरबरा यूएई में हैं। इसलिए अब इस दौरान में आर्मी चीफ सऊदी अरब में है, सऊदी अरब पर दबाव आ गया, धमकी आ गई अमेरिका की तरफ से कि यूएई की तरह तुम भी मानो इसराइल को, उनके साथ ताल्लुक़ कायम करो। मोसाद के सरबरा यूएई पहुंच गए और वहाँ पर मुआहदा हो चुका है कि यूएई मदद करेगा अमेरिका की, इसराइल की, कि बाकी मुस्लिम ममालिक से भी ताल्लुकात कायम हों। अब इमरान खान की स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। बाकी स्टेटमेंट्स पर जो मुल्क के हवाले से हैं, यहाँ के माफ़े के हवाले से हैं, उस पर भी आएंगे मुख्तसरन, लेकिन इस पर मैं चाह रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का सवाल है। पाकिस्तान की जो अहम शख्सियात हैं उनको लाहक़ ख़तरात के हवाले से बड़ी अहम चीज़ है कि इमरान खान साहब ने वाज़े कर दिया है कि जो मुल्क जो मर्ज़ी कर ले, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है, हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं कि कायद-ए-आज़म का जो मौक़िफ़ है, कायद-ए-आज़म का जो मौक़िफ़ था वही पाकिस्तान का अब भी मौक़िफ़ है, वही इमरान खान का पाकिस्तान की फ़ौज का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़, उनकी आज़ाद रियासत, उनका आज़ाद वतन जब तक नहीं मिल जाता तब तक पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि फिर तो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए हम कैसे बात करेंगे। तो ये उन्होंने वाज़े कर दिया है। फिर ये पूछा गया कि जी कोई ताल्लुकात वगैरह किस तरह, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंसान को कुछ फ़ैसले करने पड़ते हैं कि इंसान और जानवर में कोई फ़र्क होता है कि जानवर आता है, खाता पीता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। इंसान ने अल्लाह को जवाब देना है और मेरा ज़मीर तो नहीं गवारा करता। क्या किसी का ज़मीर गवारा करेगा कि बच्चों और औरतों को कत्ल कोई कर रहा हो और आप खामोश रहें, उससे ताल्लुकात बना लें और आंखें बंद कर लें, उसको कुछ ना कहें, चुप करके बैठ जाएं? तो कह रहे हैं कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। अब देखिए कि इसराइल ने बहुत से दुनिया के रहनुमाओं को रास्ते से हटा दिया। मोसाद इसराइल की खुफिया एजेंसी है, वो भी यूएई में है और ये इस पर मैं आने वाली वीडियोज़ में बड़ी तफसील से आपको बताऊंगा कि क्या होता रहा है, इसराइल ने किस किस तरह किस किस मुल्क के सरबराह को हटाया। और ये सब फैक्ट्स हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा, क्या क्या हुआ, किस मुल्क को में किस तरह सरबराह को हटाया गया, अमेरिका भी इसमें साथ था। तो अब इमरान खान साहब ने वाज़े करके कि इसराइल को हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, तो अपने आप को उस लाइन में खड़ा कर दिया है कि जहाँ वो लोग हैं जिनको इसराइल यानी समझता है कि ये उस तरफ खड़े हैं कि जहाँ ये हमारे लिए रुकावट हैं। तो आप ख़ुद सोच लें कि कितनी बड़ी ये स्टेटमेंट है इमरान खान की मौजूदा हालात में, कि जब हर तरफ से बात हो रही है कि तस्लीम करो, इसराइल को तस्लीम करो, मिलकर काम होगा, मुख्तलिफ ममालिक ये मुस्लिम ममालिक के साथ ही कोशिश करेंगे और हमारे करीबी ताल्लुकात हैं यूएई से भी, सऊदी अरब से भी, तो अब सऊदी अरब पर भी दबाव आना, ये सब बहुत ही अहमियत इख्तियार कर जाता है। तो इमरान खान साहब ने ये कहकर एक रिस्क भी लिया है, बहुत ये बड़ी स्टेटमेंट है इसराइल के हवाले से। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जी चीन से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं और अब हमारी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, हमारा मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है। अब सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने बहुत ही अहम स्टेटमेंट दी है, क्योंकि बहुत सी बातें हो रही थी, बहुत सी बातें कही जा रही थी, तो उस पर उन्होंने बड़ा वाज़े कह दिया कि जी सऊदी अरब और पाकिस्तान में कोई इख्तलाफ नहीं है किसी भी किस्म का, और हमारा की एलाय है और हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है और सऊदी अरब से इख्तलाफ कोई नहीं है। वो एक अलग मुल्क है, हम एक अलग मुल्क हैं, उनके अपने फ़ैसले हैं, हमारा अपना मौक़िफ़ है, हम कश्मीर पर एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं, वो एक अलग चीज़ समझते हैं, उनकी अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी है, हमारी अपनी है। तो ये है कि सऊदी अरब से इख्तलाफात कोई नहीं है, ये भी उन्होंने वाज़े कर दिया है।
तो जहाँ तक ये फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, ख़ारजा अमूर के हवाले से बात हो गई, वहीं पर उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान भारत से बहुत इंशाअल्लाह ताला आगे जाने वाला है। तो ये चीज़ मैंने कहा कि जो इस वक्त खारजा सूरत हाल है उस पर जो इमरान खान की स्टेटमेंट आई है, बड़ी स्टेटमेंट आई है जिसको पूरी दुनिया में कवरेज मिल रही है, देखा जा रहा है। और ज़ाहिर है कि सऊदी अरब में भी बहुत बारीक बीनी से इसका जायज़ा लिया जा रहा था कि इमरान खान आज 2 साल मुकम्मल होने के बाद बतौर वज़ीर-ए-आज़म क्या कहते हैं, तो उस पर उन्होंने स्टेटमेंट वाज़ेह कर दी है। अब मैं आ जाता हूँ कि इमरान खान साहब ने मुल्की हालात के बारे में क्या क्या बातें कही हैं, और जो मैंने दीगर बातें कही थी कि ज़िंदगी का मुकाबला, गलती कहाँ हुई, मुश्किल तरीन तकलीफ़ तरीन फ़ैसला और हालात में बेहतरी कब वो देख रहे हैं। तो आपने भी कमेंट्स में इज़हार करना है कि आप क्या इमरान खान साहब की बातों से इत्तफ़ाक़ करते हैं, मुत्तफ़िक़ हैं, और क्या उनकी स्टेटमेंट्स दुरुस्त साबित होती हैं जो ख़ास तौर पे हालात में बेहतरी के लिए उन्होंने कह दिया है बड़े वाज़ेह तौर पर। पहले तो उन्होंने कहा कि जी मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त ये 2 साल थे बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो उन्होंने गुजारे हैं, और उसमें उन्होंने बहुत कुछ सीखा। 3 बड़े उन्होंने कहे कि सबसे मुश्किल, सबसे अहम जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं और थे वो ये थे कि एक तो ये कि हमारे $60 अरब की हमारी इंपोर्ट्स हो चुकी थी साल की, और सिर्फ $20 अरब की एक्सपोर्ट्स थी। तो इस वजह से रुपया इतना गिर गया, हर चीज़ महंगी से महंगी होती चली गई, कोई चीज़ काबू में ना रही। तो हम $20 अरब से जो खसारा था उसको $3 अरब पर ले आए हैं सालाना। ये एक उन्होंने कहा कि जी एक तो मेरे नज़र में ये बड़ा चैलेंज था और ये एक बड़ी अचीवमेंट है 2 साल में। फिर उन्होंने फिस्कल डेफिसिट की बात की कि 4000 हम अगर इकट्ठा करते हैं 4000 अरब रुपया, तो 2000 अरब रुपया कर्ज़ों में चला जाता है। अब घर की उन्होंने मिसाल दी कि जी घर का अगर खर्च इतना ज़्यादा हो गया और आमदन कम है तो फिर आप क्या करते हैं, कई दफ़ा आपको स्कूल बदलना पड़ता है बच्चों का, आपको मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, खर्चे कम करने पड़ते हैं। तो हमारे मुल्क में भी हमें यही करना पड़ा और बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़देह फ़ैसले पाकिस्तान ने किए। लेकिन अब ये हुआ है कि हम बजट में बैलेंस इतना ले आए हैं, लेकिन असल अब मसला है अगर हमने कर्ज़ वापस ना करने हो तो हमारा बजट बैलेंस हो चुका है और आमदन और ख़र्च में हमारे बैलेंस आ चुका है। तीसरी चीज़ उन्होंने कही, बिजली महंगी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और मजबूरी ये है, मसला ये है कि हम सबसे महंगी बिजली बना भी रहे हैं और अगर सस्ती बेचते भी हैं कुछ, यानी जितनी महंगी बना रहे हैं उससे कम कीमत पर बेचते हैं, तो सर्कुलर डेट और कर्जे इतने बढ़ते चले जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। और जब उतनी ही महंगी जितनी महंगी बना रहे हैं, चूँकि दुनिया में सबसे महंगी बिजली बना रहे हैं, तो उतनी महंगी बेचें तो हमारी इंडस्ट्री तबाह होती है। इतनी महंगी बिजली बनाकर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती, लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ता चला जाता है। तो क्या करें, किधर जाएं? अब बात है कि IPPs का मामला था, अगर हम उनसे मुआहदे तोड़ते, जो मुआहदे पिछली हुकूमतों ने किए थे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स से, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाते आगे, इससे हमें बड़ा नुकसान हो चुका, तो बड़ा मसला था। लेकिन अब हमने उनसे जो मुआहदे किए हैं वो तारीखी मुआहदे हैं और उससे चीज़ों को बेहतर करने में बहुत मदद मिलेगी, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम जो मर्जी कर लें, लाइन लॉसेज, चोरी, डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हल भी कर लें, इसमें बेहतरी ले भी लें, लेकिन जब तक हम जो बिजली बंद रही है, जनरेशन हो रही है, अगर उसकी कीमत कम नहीं होगी तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा हमें आगे चलकर बेहतरी लाने के लिए काम करना होगा कि बिजली ही सस्ती बने और तभी ही हम इंडस्ट्री को चला सकते हैं, और इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क चलेगा और मुल्क तरक्की कर सकेगा। सबसे अहम चीज़ है इंडस्ट्री को चलाना और उसके लिए सबसे अहम चीज़ है सस्ती बिजली उनको देना। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब ये अब पूरी दुनिया में सराहा गया है। बिल गेट्स ने भी उनसे पूछा कि हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। बहरहाल मैं पहले दिन से कह रहा था स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, वरना लोग, गरीब लोगों का क्या हाल होगा। कि जिस तरह से उन्होंने कहा हम एहसास प्रोग्राम लेकर आए, जितनी जल्दी लेकर आए इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। और सबसे ज़्यादा सिंध में गुर्बत नज़र आई, जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ सबसे ज़्यादा गुर्बत थी और 32% जो पैसा है वो वहाँ गया एहसास प्रोग्राम में। तो इसका मतलब है कि खुद देखा गया डाटा कि इतनी देर हुकूमत रहने के बावजूद 12 साल पीपल्स पार्टी के हो गए हैं, तो सिंध में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्बत नज़र आई है तादाद में, तो वो सिंध में नज़र आई है। और पीपल्स पार्टी हुकूमत होने के बावजूद इन्होंने कहा कि हमने ये नहीं देखा, हमने सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ गरीबों में तकसीम किया। भारत में हुआ कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया है निचला जो 35% तबका है उसमें, और वहाँ इतनी तबाही हो गई। फिर उन्होंने जो मैंने शुरू में बात की थी, ज़िंदगी का मुकाबला किससे है, इमरान खान ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का मुकाबला है माफिया से, चीनी माफिया से, और कुछ भी हो जाए। इन्होंने धमकियाँ भी दी FIO को, बहुत कुछ किया। और चूँकि पहले हुकूमतों में ही शामिल होते थे, शरीफ इंडस्ट्री की, जरदारी ग्रुप की शुगर मिल्स थी, तो ये उनको फ़ायदा देते चले जाते थे। अब बात हुई कि जी चले इनसे बातचीत कर लेते हैं, तो जब बातचीत के दौरान ये पता चला, अभी कह रहे थे मैं मीटिंग से होकर आया हूँ जिसमें हुआ कि चले शुगर इंडस्ट्री से बातचीत करते हैं, तो पंजाब से दुगनी जाने लग गई है चीनी, और पता लगा ये सिंध जा रही है, इसलिए कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ हमें कोई नहीं पूछेगा। अब क्रैकडाउन होने लगा है तो वहीं पर निकल जाओ, इससे पहले कि कुछ हो जाए। और सिंध से फिर इन्होंने अपने हक में फ़ैसला ले लिया।
तो उस पर उन्होंने कहा कि हम एक और प्रोग्राम बना रहे हैं, और जब तक जेन्युइन कारोबारी शख्स को हम प्रमोट नहीं करेंगे, इन माफियाज़ को दबाएंगे नहीं, तब तक हालात नहीं बेहतर हो सकते। और उन्होंने कहा कि जिस तरह के मेरी ज़िंदगी का मुकाबला इन माफियाज़ से है, फिर उन्होंने कहा कि मुझे जो बहुत दुख हुआ और तकलीफ दे फैसला था इन 2 सालों में, वो था जहांगीर तरीन का नाम आना इस सारे स्कैंडल में। और जब जहांगीर तरीन का नाम आया तो मेरे पास रास्ता ये था कि या तो मैं कहूँ अच्छा जहांगीर तरीन को नहीं, बाकियों को पकड़ो, तो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो जाती, तो मैं ये नहीं कर सकता था। और फिर मेरे लिए इसलिए इन 2 सालों में सबसे मुश्किल और तकलीफ फैसला था कि मुझे अपने कज़न माजिद खान को, मैं जब कप्तान था तो टीम से हटाना पड़ा, फिर मुझे अपने कज़न के मुकाबले में किसी और को जब पॉलिटिक्स में आया तो टिकट देनी पड़ी। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसले थे। तो अब इन 2 सालों में ये मुश्किल तरीन और तकलीफ दे तरीन फ़ैसला इसलिए था कि जहांगीर तरीन वो शख्स है जिसने सबसे ज़्यादा मेरे साथ स्ट्रगल की है, पोलिटिकल स्ट्रगल। लेकिन जब आप अगर लीडर बनना है, सादिक और अमीन के अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर इस तरह के फ़ैसले, मुश्किल फ़ैसले आपको करने पड़ते हैं। बाकी उन्होंने कहा कि अब इदारों के पास है, इदारे जो मर्ज़ी फ़ैसला करें, हम मामला उधर भेजेंगे। अब वहीं पर पता चलेगा। जहांगीर तरीन साहब वहाँ से कसूरवार ठहराए गए, उनको जो भी सज़ा मिली, अब इदारों पर है, हमने केस वहाँ पर भेज देना है। कराची के हालात पर उन्होंने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मुझे आइन इजाज़त नहीं देता, हम वहाँ पर मुदाखलत नहीं कर सकते, जो कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और मैं ख़ुद अदालत जा चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट में हूँ कि वहाँ पर एक बल्दियाती निज़ाम ऐसा आए कि लोगों के मसाइल वहाँ पर हल हो सकें कराची के लिए। अब अपोजिशन से वर्किंग रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर कंप्रोमाइज़ कर लूँगा तो फिर मेरा मकसद ख़त्म हो जाएगा, मैं गद्दारी करूँगा मुल्क के साथ, और फिर ये कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। सबसे बड़ा उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुझसे एनआरओ चाहते हैं, FATF का मामला था, कौमी मामला था, अगर हम वो ना करते तो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग सकती हैं। उस पर भी ये 35 पॉइंट्स ले आए अपने बचाव के लिए, तो मैं ये कभी नहीं कर सकता, और नैब को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और जब तक मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। अब ये होता है कि मरीम साहब पेश होती हैं तो पथराव शुरू हो जाता है, जरदारी साहब पेश होते हैं तो नेल्सन मंडेला बन जाते हैं, नवाज़ शरीफ साहब की ज़िंदगी को ख़तरा होता है तो कहा जाता है कुछ हो गया तो इमरान खान पर FIR दर्ज कर दो, तो वो बाहर चले जाते हैं। तो अब ये लोग मुल्क को पहले नुकसान पहुँचाते हैं पैसा बनाकर, और अब हुकूमत को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं पैसा बचाने के लिए, और ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटूँगा और कुछ भी कर लें। अब बाकी काम अदालतों का है, और ये अदालतों के लिए भी कोर्ट ट्रायल भी है कि वो किस तरह से फ़ैसला करती हैं अदालतें इनके ख़िलाफ़। हम तो जो कर सकते हैं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं पैसा कम से कम खर्च करने की कोशिश करता हूँ ज़ाती तौर पर भी, और मैंने जो दौरे किए हैं वो भी सबसे कम पैसों में किए हैं। बुज़दार साहब के हवाले से उनका कहना था कि जी ये जो शराब वाला मामला आया है, उसका परमिट देने का, ये एक्साइज़ का मामला है, दीगर जो उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं, मैंने खुद एजेंसी से चेक करवाया, ऐसी कोई बात नहीं। और पंजाब में हमने देखना है काम कितना हो रहा है। बुज़दार साहब भी सीख रहे हैं, मीडिया इतने मीडिया में वो आते नहीं हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में मसला ये रहा है कि 30 साल में पार्टीज़ जो इक़्तिदार में ही उनके साथ एफिलिएशन बहुत ज़्यादा थी। अब लगता है कि पंजाब में एक अच्छा कम्बिनेशन बन गया है, आगे चलकर चलेगा, हमें ज़्यादा शायद तब्दीली ना लानी पड़े अब ब्यूरोक्रेसी में एक दफ़ा फिर से। फिर ये कहा कि मैंने 2 साल में बहुत कुछ सीखा है, मुझे इतनी चीज़ें नहीं पता थी गवर्नमेंट के बारे में, और जितना मैं अब सीख रहा हूँ मुझे चीज़ें पता चल रही हैं, और मैं खुद देख रहा हूँ सूबों को किस तरह आगे जाए। सबसे बड़ा मसला उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में पेंशन का है कि ये पेंशन्स जो हैं ये मुल्क को खा रही हैं। 14 अरब रुपया तो सिर्फ PTV की पेंशन है। ये साबिका हुकूमतों ने इतने लोग भर्ती किए वोटों के चक्कर में, भर्ती करे जाओ कि अब एक मसला बन गया है कि 500 अरब रुपया कुल विफाकी बजट है, तो 460 अरब रुपया तो इधर ही चला जाता है पेंशन वगैरह में। तो वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं कर सकता। अब कमेटी उन्होंने कहा है कि बना दी है ये पेंशन का मामला हल करने के लिए। अब जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं, सरकारी इदारे हैं, PIA है, 400 अरब रुपया तो कर्जा है सिर्फ PIA पर। अगर वो अपने ख़र्चे और आमदन बराबर भी करता है तो कर्जा ही इतना ज़्यादा है। रेलवे का भी यही मसला है। ये सारे सरकारी इदारे तबाह हो चुके हैं, इनको वक्त लगेगा इनको बेहतर करने में। फिर ये कि मशकूक जो पायलट्स मशकूक लाइसेंसेस का मामला था, कहते हैं कि जी वो अगर लाए तो वो बड़ा मसला हुआ। अगर हम दबाते तो एक और बहरान आता कि 10 साल में 4 जो हादसा हुए हैं पिछले 10 साल में, जब हमने उनकी रिपोर्ट्स जो पब्लिक नहीं हो रही थी वो तो हमने अफसोस पब्लिक करनी थी, उसमें समझ आई कि पायलट्स की गफलत थी उसमें, तो हम बेहतर हैंडल करते। ये वो गलती जो मैंने शुरू में कहा था, गलती कहाँ है, वो कहते हैं जी ये प्रेजेंट करने में ये जो मसला था वहाँ हमसे गलती ज़रूर हुई है। फिर उन्होंने कहा कि एक माफिया है हर जगह। 3 साल में हमने पेशावर में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना लिया,
लेकिन लेडी रीडिंग हॉस्पिटल को हम 3 साल में उस तरह उसका निज़ाम बेहतर नहीं कर सके, क्योंकि हर जगह माफिया बैठा हुआ है। कुछ बदलने जाते हैं तो अदालतों में चले जाते हैं। एक अरसे से, दिहाइयों से इसी तरह ही है कि प्राइवेट प्रैक्टिस भी डॉक्टर कर रहे हैं, ये भी मसला वो भी मसला, तो उसको आप इतनी आसानी से बदल सकते। FBR का मसला ये है कि वहाँ पर 23,000 लोग हैं, रिश्वत इतनी चलती है। हम उसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं, ऑटोमेशन लेकर आ रहे हैं। ऑटोमेशन के लिए हमने जो बंदा हायर किया था, दुनिया का बड़ा महंगा आदमी था वो और उसका एक्सपर्ट था, लेकिन ये जब वबा शुरू हुई कोरोना की तो वो फिर आया नहीं। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। फिर ये बात भी उनके सामने नज़र आती है इमरान खान साहब के, जब उन्होंने कहा कि ये शुगर इंडस्ट्री को या किसी भी माफिया को ठीक करना इतना मसला है कि सारे रेगुलेटर्स तो साथ मिले होते हैं, ये सारा गठजोड़ होता है। इस मामले में उन्होंने कहा कि केन कमिश्नर को देखें, कमिश्नर को देखें, DC देखें आप, SCCP, कंपटीशन कमीशन, FBR, सारे इनके साथ मिले हुए थे कि इसीलिए तो धमकियाँ दे रहे थे, इनको मुखबरियाँ तक हो जाती थी। तो अब हर तरफ बुरा हाल है। 400 अरब रुपए का PIA का उन्होंने जिक्र किया, कर्जे का, दीगर हालात इतने बुरे हैं, लेकिन वक्त लगेगा। अब वो कहते हैं कि जी IMF के पास चूँकि हमें जाना पड़ा था तो इसलिए हमें मुश्किल फैसले करने पड़े, हम पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। और अब जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इमरान खान साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह इसी साल, वो कह रहे हैं मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं आपको ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ कि इसी साल आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। और आप देख लें कि हम लगता है कि रिसेशन से निकल आए हैं और दुनिया में चंद ममालिक में हैं जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश, भारत में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, हमारी तकरीबन 6% बढ़ी हैं। और सीमेंट की सेल में बहुत इजाफा हुआ है, मोटरसाइकिल की सेल में इजाफा हुआ, इसका मतलब है हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम कुछ तो ठीक कर रहे होंगे कि ये चीज़ें बेहतर हुई हैं। और बाकी मामलात में भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत के हवाले से हमारी स्टेटमेंट बाज़ है, अफगानिस्तान में अमन लाने में दुनिया मान रही है, सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का है। और कश्मीर को पहले ज़्यादा कवरेज मिल रही है। आगे उन्होंने ये कहा कि जितना ज़्यादा पोटेंशल पाकिस्तान में है कहीं और मैंने नहीं देखा। और मैं सच कहते हैं बता रहा हूँ, इलेक्शन की मैं तैयारी नहीं कर रहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि इलेक्शन में जीतूँ हारूँ। मैंने ये नहीं सोचना कौन सा प्रोजेक्ट मैंने इलेक्शन से पहले मुकम्मल करना है वोटों के लिए। मैंने पाकिस्तान और नौजवानों का मुस्तकबिल देखना है। उसके लिए वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पोटेंशल है टूरिज़्म में, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में। हम चीन से इसमें मदद लेंगे और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में बेहतरीन ज़खायर मौजूद हैं दुनिया के, और स्ट्रगल के बगैर आगे नहीं जाएंगे। कोई स्ट्रगल के बगैर कोई भी आगे नहीं बढ़ा, तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन ये उन्होंने कमिट किया है कि इसी साल आपको बेहतरी नज़र आने लग जाएगी। और इस महीने में, ये जो पिछला महीना गुजरा है, पहला महीना साल का, मालियाती साल का, जुलाई, उसमें तो वाकई रिकॉर्ड फिगर्स में बेहतरी नज़र आई है पाकिस्तान की तारीख के लिहाज से। सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है कि एक ही चीज़, कंस्ट्रक्शन को ही हम सिर्फ उठा लें अगर, तो आप देखेंगे कि कितनी बेहतरी आ जाती है। और उसके लिए 1.25 साल लग गया रुकावटें दूर करने में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने किस तरह चलाना है, तो 1.25 साल तो इसमें लग गया। फिर एक खुशखबरी उन्होंने ये सुनाई कि कराची के साथ एक और बड़ा शहर, यानी मॉडर्न सिटी हम आबाद करने लगे हैं। पहले रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी की बात हुई थी कि लाहौर के साथ एक बड़ा शहर, तो अब इस्लामाबाद के बाद दूसरा पाकिस्तान की तारीख का एक शहर, प्लान्ड सिटी बताया जा रहा बड़ा शहर, रावी रिवर फ्रंट। अब उन्होंने तीसरे का भी ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि कराची के साथ एक और शहर, मॉडर्न सिटी डेवलप होने जा रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, और जो लोग पाकिस्तान के साथ इखलास रखते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसके लिए काम करना चाहते हैं, उनको अपने ज़ुबान में रखे और पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक दे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।